रोजगार विद सेवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, सुरुचि सुवास सरस अनुराग, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार युक्त हुआ है? बताइए। ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार या फिर ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। बताइए। इसमें सुरुचि, सा शब्द, सुवास, सरस और इसमें जो सा वर्ड है इसकी बार बार पुनरुक्ति हुई है, ये बार बार आया हुआ है। तो कोई वर्ड अगर बार बार आता है तो कौन सा अलंकार होता है? वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि प्रिया किस रीतकाल कवि की रचना है? ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि कवि प्रिया, रसिक प्रिया किसकी है? ये कवि प्रिया किसकी है? हमारे बताइए, कवि प्रिया किसकी रचना है? अच्छा क्वेश्चन। किसकी है? बिहारी जी की है, मतीराम जी की है, या घनानंद या केशवदास की? बताइए किसकी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कवि प्रिया हमारे किसकी है? केशवदास जी की रचना। बहुत अच्छी रचना है। रीतकाल के कवि रहे हैं केशवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है। तुलसीदास की रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, तो तुलसीदास की रचनाएं लगभग सभी याद होनी चाहिए आपको। तो कौन सी रचना नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी विनय पत्रिका, ऑप्शन सी कवितावली, ऑप्शन डी साहित्यिक लहरी। कौन सी रचना नहीं है? रामचरितमानस सभी को पता है कि तुलसीदास की है, विनय पत्रिका भी तुलसीदास की है, कवितावली है, दोहावली है, ये सब किसकी रचना है? तुलसीदास की। लेकिन जो साहित्यिक लहरी है, साहित्यिक लहरी सूर सागर, ये किसकी रचना है? ये हमारे सूरदास जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा जल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास या फिर ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। पहले तो इसका गंगा जल का अर्थ क्या है? ये गंगा का जल होता है इसका अर्थ है गंगा का जल। का शब्द इसमें छिपा हुआ है। का शब्द क्या होता है? का शब्द ये कारक विभक्ति है, कारक चिन्ह है। गंगा का जल, जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, मैंने कई बार बताया, जिस पद में कारक चिन्हों का लोप होता है वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो ये अब ये पूछ दिया है कौन सा तत्पुरुष है, तो ये संबंध तत्पुरुष होगा। का, की, रारी ने किसमें आता है? सिकर्ता ने, कर्म को, ये विभक्तियाँ हैं कारक चिन्हों। तो कारक चिन्ह कौन सा हो रहा है? का। तो इसमें का कौन सा होगा? अगर ये संबंध तत्पुरुष होता तो और ज़्यादा सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? ये तो सभी को पता है। ऑप्शन ए स्व प्लस अर्थी, ऑप्शन बी स्व प्लस अर्थी या फिर ऑप्शन सी स्व प्लस अर्थी, ऑप्शन डी स्व प्लस अर्थी। इसका सही आंसर है स्व प्लस अर्थी। स्वार्थी का होता है स्व प्लस अर्थी। यहाँ अगर संधि पूछी जाती है तो कौन सी संधि होगी? बताइए। यहाँ होगी अपनी दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, और इसमें ये बताना है कि कौन सा अलंकार है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार पूछ रहा है। ऑप्शन ए अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार या फिर ऑप्शन डी उपमा अलंकार। सभी अलंकारों की परिभाषा में पिछले वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, इसलिए पहले तो इसका अर्थ जानना जरूरी है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। जो बेर शब्द यूज हुआ है वो 2 बार यूज हुआ है। 3 बेर खाती थी मतलब 3 बेर। यहाँ बेर का मतलब है जो प्रिया बेर लगते हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो 3 बेर खाती, वो 3 बेर खाती है। 3 बेर, यहाँ बेर शब्द से फल से है, और 3 बेर खाती, यहाँ बेर का अर्थ है वो 3 बार खाती है। जो बेर फल है वो 3 बार खाती है। एक शब्द का फल से है और दूसरा बेर का अर्थ है किससे? बार से। तो यहाँ जब शब्द का अर्थ जब बार बार बदले, एक शब्द के अर्थ कई हों, तो कौन सा अलंकार होता है वहाँ? यमक अलंकार। जैसे कनक कनक से 100 गुनी, कनक कनक शब्द यूज हुआ था उसमें,
अर्थ अलग अलग थे। इसी प्रकार बेर बेर शब्द के अर्थ हर जगह अलग अलग हो रहे हैं, हर जगह अलग अलग। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ? यमक अलंकार, क्योंकि अतिशयोक्ति होनी चाहिए। अतिशयोक्ति मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर बात करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांश किस संधि का उदाहरण है? रेखांश, ऑप्शन ए व्यंजन संधि का, ऑप्शन बी दीर्घ संधि का, ऑप्शन सी विसर्ग संधि का, या फिर ऑप्शन डी गुण संधि का। अगर समझ में ना आए तो इसका तुरंत संधि विच्छेद कर लें। तो इसका हो जाएगा रेखा प्लस अंश। क्या हो जाएगा? रेखा प्लस अंश बराबर रेखांश। तो इसमें कौन सी संधि होगी? यहाँ दीर्घ संधि होगी। ठीक है, दो हास्य स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं, तो वह कौन से स्वर होते हैं? वहाँ कौन सी संधि होती है? वहाँ होती है हमारी दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शयन, शयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए से प्लस अन, ऑप्शन बी से प्लस अन, ऑप्शन सी सह प्लस अन, या फिर ऑप्शन डी से प्लस अन। बताइए बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है से प्लस अन। इसमें अगर संधि पूछी जाती है तो कौन सी संधि होगी? इसमें संधि होगी आयादी संधि। कौन सी संधि होगी? आयादी संधि, क्योंकि से आय आय आव शब्द इसमें जुड़े होते हैं। तो कौन सी संधि हो जाती है? आयादी संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनचुंबी, अभी मैंने बताया था गगनचुंबी किस प्रकार का समास है? ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, या फिर ऑप्शन डी द्वंद्व समास। गगनचुंबी, पहले शब्द के अर्थ को समझें, उसके बाद आप आंसर दे पाएंगे। यानी गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी। गगनचुंबी इमारतें होती हैं तो काफ़ी ऊंची होती हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, उनके गगनचुंबी हिंदी में बोलते हैं। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी। तो इसका मतलब ये है कि को शब्द है जो, उसका लोप हो रहा है। को शब्द कहाँ लोप होता है? यानी कारक चिन्हों का लोप कहाँ होता है? तत्पुरुष समास में। अगर को चिन्हों का लोप, को कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ अगर होता कर्म तत्पुरुष तो और अच्छा होता। ठीक है, तत्पुरुष है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। और ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कभी कभी दिखना, ऑप्शन बी बहुत प्यारा होना, ऑप्शन सी कपटी मित्र, या फिर ऑप्शन डी संतोष करना। ईद का चांद होना, कभी कभी देखा होगा लोग कह लेते हैं आप तो ईद के चांद हैं, आप तो ईद के चांद हो गए हैं। मतलब क्या है कि आप कभी कभी ही दिखते हैं। कभी कभी दिखने वाले को क्या कहा जाता है? ईद का चांद होना। ईद का चांद क्योंकि रोज़ तो नहीं दिखता है, जब ईद के दिन ही दिखता है। तो ईद का चांद का अर्थ है मुहावरे का कभी कभी दिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इहलोक शब्द का विलोम शब्द बताना है, विपरीतार्थक शब्द बताना है। ऑप्शन ए स्वर्गलोक, ऑप्शन बी परलोक, ऑप्शन सी इंद्रलोक, या फिर ऑप्शन डी भौतिक। इसका सही आंसर है परलोक। इहलोक मतलब इसी लोक की बात कर रहा है, और इहलोक परलोक, इहलोक मतलब इसी लोक, और परलोक मतलब दूसरा लोक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? ऑप्शन ए ईसाई, ऑप्शन बी ऊंचाई, या फिर ऑप्शन सी अनुयायी, या फिर ऑप्शन डी अनिष्ट। इसमें शुद्ध वर्तनी छांटनी है। क्या है शुद्ध शब्द? कौन सा है? ईसाई शुद्ध है क्या? नहीं है शुद्ध। ईसाई में क्या होता है? बड़ा ई, दीर्घ बड़ा ई बनता है इसमें। ऊंचाई क्या सही है? बिल्कुल सही है ऊंचाई। अनुयायी सही है? नहीं है। अनुयायी में या बनेगा, बड़ी की मात्रा होगी, अनुयायी तब होगा, ई नहीं बनेगी यहाँ। अनिष्ट, अनिष्ट भी शुद्ध है। इस प्रकार इसके आंसर दोनों सही है। ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, दोनों सही। ये गलत टाइप हो गया क्वेश्चन। इसका बी और डी दोनों सही है, और ए और सी दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुट सुधारी, वरि नहु रघुबर विमल जैसे, जो दायक फल चारु। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? हनुमान चालीसा जो हम लोग करते हैं, हनुमान चालीसा ही को क्वेश्चन, ये दोहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, वरि नहु रघुबर विमल जसु, जो जस दायक फल चारि। जस, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब आप लोग को बताना है कौन सा छंद है। ऑप्शन ए दोहा,
ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी चौपाई या फिर ऑप्शन डी वर्वे। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसमें क्या है कि ये दोहा है। अब आप पूछेंगे सर आपने दोहा कैसे बता दिया, कि दोहा में क्या होता है। दोहा में होता है 13 और 11। प्रथम चरण में होती हैं 13 मात्राएं और द्वितीय चरण में होती हैं 11 मात्राएं। प्रथम में 13, तो थर्ड में प्रथम और थर्ड में 13 होती हैं और सेकंड और फोर्थ में होती हैं 11-11 मात्राएं। अब कैसे टोटल मात्राएं होती हैं इसमें 24 मात्राएं और इसमें भी 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 4 चरण होते हैं और प्रथम और दो को जोड़कर 24 मात्राएं, थर्ड और फोर्थ को जोड़कर यानी 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब प्रथम चरण ये रहा। प्रथम चरण में 13 मात्रा कैसी हुई। श्री 2 मात्राएं। चलो इनकी मात्राएं भी गिन लेते हैं। मात्राएं कैसे गिनेंगे। श्री मतलब इसका हो गया 2, इसकी हो गई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10 और 11, यहाँ तक हो गई 11। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 10, 2 12 और 1 13, तो 11 और 13 मात्राएं हो गई। फर्स्ट में कितनी हो गई 11 और ये सेकंड में कितनी हो गई 13। तो 11 और 13 मात्राएं किसमें होती हैं दोहा में। तो इसमें भी जोड़ेंगे, इसमें भी जोड़ेंगे तब भी 11 निकलेंगे, इसमें जोड़ेंगे तब भी 13 निकालेंगे। ये अपना नोट करते रहना, गिन लेना। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं पूरा डिटेल बता दूंगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या निकला दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नील सरो रुहु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करव सो मम और धाम सदा क्षीर सागर शयन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करव सो मम और धाम सदा क्षीर सागर शयन। उपरोक्त पंक्तियों में छंद का कौन सा प्रकार पूछा गया है। ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी सोरठा या फिर ऑप्शन सी रोला या फिर ऑप्शन डी वर्वे। बताइए, इसमें भी वही करना है, मात्रा गिननी है, पता चल जाएगा आपको। सोरठा में क्या होता है, दोहा में क्या होता है पता है। दोहा में क्या होता है, प्रथम में कितनी मात्राएं होती हैं। प्रथम में होती हैं 13 और थर्ड में भी 13 और सेकंड में 11, फोर्थ में 11। सोरठा में क्या होता है, सोरठा उल्टा होता है। इसमें प्रथम में होती हैं 11, थर्ड में भी 11 और सेकंड में 13 और फोर्थ में 13। अब देख लीजिए 24 मात्राएं, इसमें भी 24 मात्राएं होती हैं, दोहा में भी 24 मात्राएं होती हैं और सोरठा में भी 24 मात्राएं होती हैं। तो 24 मात्राएं हो रही हैं, लेकिन किधर इसमें दोहा है या सोरठा है। अब गिनिए, पहले क्या करेंगे हम लोग मात्राएं गिनेंगे। तो 2, 3, 4, 2 6, 7, 8, 2 10 और 11, यहाँ तक हो गई 11। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 2 8 और 1 9 10 11 12 13, तो ये हो गई 11, इधर हो गई 13। तो प्रथम चरण में 11 और द्वितीय चरण में 13 किस में होती हैं सोरठा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सोरठा। इसका सही आंसर क्या है सोरठा आंसर हो रहा है। इस तरीके से मात्रा गिन के भी आप दोहा, सोरठा और रोला याद कर सकते हैं। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं बताएं। रोला कैसा है, रोला एक सममात्रक छंद है। इसमें क्या होता है 11वीं और 13वीं मात्राओं पर यति और विराम होता है। लेकिन ये दोहा और सोरठा कैसे हैं, ये विषम मात्रक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये वीआईपी क्वेश्चन, एक म्यान में 2 तलवार। क्या एक म्यान में 2 तलवार रह सकते हैं, कहा जाता है एक म्यान में 2 तलवार कैसे, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए, एक स्थान पर 2 व्यक्ति। ऑप्शन बी, एक ही स्थान पर 2 समान अधिकारी नहीं रह सकते। ऑप्शन सी, कम स्थान में ज़्यादा व्यक्ति। या फिर ऑप्शन डी, कम पैसों में घर चलाना। इसका सही आंसर है एक ही स्थान पर 2 समान अधिकारी नहीं रह सकते, क्योंकि एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी, 2 तलवार की आवश्यकता नहीं है। तमस किसकी रचना है बताइए। अब तमस किसकी रचना है। ऑप्शन ए, भीष्म साहिनी। ऑप्शन बी, लक्ष्मीकांत वर्मा। ऑप्शन सी, उपेंद्र अस्क। या फिर ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। इसका सही आंसर है भीष्म साहिनी। भीष्म साहिनी जी की रचना है तमस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन हैं? बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी राघवेंद्र यादव, ऑप्शन सी इनामवर सिंह या फिर महादेवी वर्मा। इसका सही आंसर है नागार्जुन। नागार्जुन जी ने बाबा बटेश्वर नाथ। बाबा बटेश्वर नाथ क्या है? ये एक उपन्यास है, बहुत अच्छा उपन्यास है, ये नागार्जुन जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए वरवय, ऑप्शन बी रोला, ऑप्शन सी हरिगीत का या फिर ऑप्शन डी सोरठा। बताइए इसका आंसर। छप्पर माँ का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वरवय, वरिवय। इसका सही आंसर क्या है? वरवय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद या फिर ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। मोहन को कुछ रुपए चाहिए, वाक्य में कौन सा विशेषण है? विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहा जाता है। मोहन को रुपए चाहिए, कितने? कुछ रुपए चाहिए। तो कुछ शब्द है इसमें जो क्या है? विशेषण है। कैसा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या फिर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्या इसमें परिमाण की आवश्यकता हो, परिमाण व्यक्त हो रहा है? 2 लीटर 4 लीटर कुछ भी हो, परिमाण नहीं आ रहा है। सार्वनामिक भी नहीं आ रहा, सर्वनाम की विशेषता है, सर्वनाम भी नहीं आ रहा है। गुण का मतलब ये है कि जैसे काला है, भूरा है, सफ़ेद है, अच्छा है, बुरा है, ये गुण होते हैं उसके। ये भी शब्द नहीं है। लेकिन कुछ है, कुछ क्या है? ये संख्यावाची तो है लेकिन अनिश्चित संख्यावाची है। कुछ है, ज़्यादा है, थोड़ा है, बहुत है, ये कैसे हैं सब? अनिश्चित संख्यावाची। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए सिर दर्द होना, ऑप्शन बी माथा घायल होना, ऑप्शन सी सोचना या फिर ऑप्शन डी संदेह होना। कहा जाता है, लोग कहते हैं उसका माथा ठनक गया। माथा ठनक गया तो मतलब कुछ संदेह हुआ, असमंजस में पड़ जाना मतलब संदेह होना। माथा ठनक गया, कुछ काम करने जा रहा था और उसका अकस्मात माथा ठनक गया, मतलब उसको संदेह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनोहर में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि या फिर ऑप्शन डी दीर्घ संधि। मनोहर का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा मनः प्लस हर। क्या होगा? मनः प्लस हर, मनोहर। तो इसमें जब विसर्ग का यूज हो रहा है तो सीधा आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा इसका। मनोहर में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए सम प्लस तोष, ऑप्शन बी सन प्लस तोष, ऑप्शन सी सह प्लस तोष या फिर ऑप्शन डी समन प्लस तोष। इसका सही आंसर है सम प्लस तोष, संतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञशाला किस प्रकार का समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए द्विग समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास या फिर ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर है, पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। यज्ञशाला का अर्थ क्या है? यज्ञ के लिए शाला, जो के लिए शब्द है वो छिपा हुआ है। ठीक, जब के लिए शब्द छिपा हुआ है तो मैंने बताया था कि विभक्ति, कारक विभक्ति अगर छिपी हुई है, कारक चिन्ह छिपा हुआ है तो कौन सा अलंकार होता है? यहाँ तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि द्विग समास में संख्यावाची शब्द होगा। द्विग समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होगा, द्वंद्व में योजक चिन्ह का लोप होगा और कर्मधारय में विशेषता बताई जाएगी। लेकिन अगर कारक चिन्ह का लोप हो रहा है तो वहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। यज्ञ के लिए शाला, के लिए शब्द छिपा हुआ है, जैसे यहाँ यज्ञ के लिए शाला, पाठशाला पढ़ने के लिए शाला, पुस्तकालय
तो इसका मतलब क्या है, इसमें कारक चिन्हों का लोप है, कारक चिन्ह छपे हुए हैं। जब कारक चिन्ह छपे हुए होते हैं वहाँ कौन सा तत्पुरुष समास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विक समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास या फिर ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। त्रिभुज 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 का शाब्दिक अर्थ है इसकी तीन भुजाएं हों। तीन भुजाओं से बनाई हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो प्रथम पद क्या है? इसका संख्यावाची है। संख्यावाची शब्द किसमें होता है? द्विग समास में। द्विग समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन ए, द्विग समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द घोड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? हम आपको पर्यायवाची इस तरीके से धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस सेट के जरिए आपको पर्यायवाची शब्द भी आने लगेंगे। तो बताइए कि घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तीन होंगे, पर्यायवाची एक नहीं होगा। ऑप्शन ए वाजी, ऑप्शन बी तुरंग, ऑप्शन सी हरी या फिर ऑप्शन डी है। बताइए कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा है। तो पहले तो ये बाजी गलत लिखा है, इसमें छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, बाजी, बड़ी ई की मात्रा नहीं होगी। बाजी शब्द होता है, ठीक। बाजी, बाजी घोड़ा का है, बिल्कुल सही है। तुरंग भी है, हाय भी है, घोटक, सैंधव, ये किसके साथ पर्यायवाची? घोड़ा के। लेकिन हरि, हरि का नहीं। हरि किसका है? ये विष्णु जी का है। विष्णु का पर्यायवाची है हरि, ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका तेज समाप्त हो गया हो, क्या कहेंगे उसे? ऑप्शन ए निस्तेज, ऑप्शन बी तेजस्वी, ऑप्शन सी तेजी या फिर ऑप्शन डी तीव्र। इसमें सीधा लिखा है जिसका तेज समाप्त हो गया उसको बोलते हैं निस्तेज। निस्तेज मतलब बिना तेज वाला। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे निस्तेज का, तो निस्तेज मतलब बिना तेज वाला इसका तो होगा। इस प्रकार 65 का सही आंसर ऑप्शन ए निस्तेज होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8 आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए विचलित होना, ऑप्शन बी बुरी तरह पछताना या फिर ऑप्शन सी संकट आना या फिर ऑप्शन बी डी विनाश होना। 8 आंसू बहाना मतलब ये होता है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बुरी तरह पछताना यानी रोना। 8 आंसू बहाना यानी बुरी तरह पछताना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद नहीं है? ऑप्शन ए चौपाई, ऑप्शन बी रोला, ऑप्शन सी हर गीत का या फिर ऑप्शन डी सवैया। बताइए। इसका सही आंसर है सवैया। सवैया कैसा छंद है? ये वर्णिक छंद है। कैसा छंद है? वर्णिक छंद। ये मात्रिक छंद नहीं है, क्योंकि चौपाई भी अभी पढ़ाया था मैंने। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, रोला में भी 24 मात्राएं होती हैं, और हर गीतका में कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं। लेकिन सवैया एक वर्णिक छंद है। इसमें कितने वर्ण होते हैं? इसमें लगभग 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। तो ये सवैया कैसा वर्ण है, ये बहुत पूछा जाता है। सवैया मात्रिक छंद नहीं है, ये वर्णिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन वर्णिक छंद नहीं है? फिर क्वेश्चन आ गया। आप वर्णिक छंद, आप कौन सा पूछा? वर्णिक छंद नहीं है, यानी आप पूछ रहा है मात्रिक छंद है। ऑप्शन ए कवित्त, ऑप्शन बी मालिनी, ऑप्शन सी मंदाक्रांता या फिर ऑप्शन डी कुंडलियाँ। वर्णिक छंद नहीं है। कवित्त क्या है वर्णिक छंद। मंदाक्रांता है वर्णिक छंद, मालिनी भी वर्णिक छंद है। लेकिन जो कुंडलियाँ हैं, कुंडलिया कैसा है हमारा? ये हमारा कुंडलिया मात्रिक छंद है। कुंडलिया में क्या होता है? 6 चरण होते हैं, ठीक। 6 चरण होते हैं इसमें। और प्रथम दो चरणों में होता है दोहा। प्रथम 2 चरणों में क्या होता है? दोहा। और प्रथम दो चरणों में क्या होता है? दोहा। और अंतिम 4 चरणों में होता है रोला, ठीक। कुंडलियाँ जिस शब्द से शुरू होंगी उसी शब्द से उसका अंत होता है।
जैसे बिना विचारे जो करे सो पाछी पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में करे हँसाए। जग में करे हँसाए चित्त में चैन न पावे, कान पान सम्मान रागर मन ही न भावे। कहे चितवन चितराए कछु टरत न टारत, खटकत है जिय माहे कियो जो बिना विचारत। ये विचारे से शब्द हुआ तो विचारे से ही अंत हुआ, विचारे शब्द से शुरू हुआ, विचारे शब्द से अंत हुआ। इस प्रकार जिस शब्द से शुरुआत होती है उसी शब्द से उसका अंत होता है। इस प्रकार कुंडलियों में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। तो ये कैसा छंद है? ये वर्णिक छंद ना होकर कैसा छंद है? ये मात्रिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध जल गगरी छलकत जाए, कहावत का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए गगरी में छेद होना, ऑप्शन बी व्यर्थ कार्य करना, या फिर ऑप्शन सी अल्प ज्ञान का प्रदर्शन, या फिर ऑप्शन डी दूर से पानी लाना। इसका सही अर्थ है अल्प ज्ञान का प्रदर्शन होना। क्योंकि कहा जाता है कि अध जल गगरी छलकत जाए। अध जल गगरी छलकत जाए मतलब पूरी भरी हुई गगरी तो नहीं छलकेगी, आधी भरी हुई गगरी छलकेगी। इस प्रकार इसका सही अर्थ है कि अल्प ज्ञान, थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, वो बहुत बहुत वाचाल होगा, बहुत बोलेगा। क्या है? अल्प ज्ञान। और जिसको जो ज्ञानी होगा बिल्कुल मौन बन के रहेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अल्प ज्ञान का प्रदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन, कौन सूर्य का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए हिमांशु, ऑप्शन बी अश्रु, ऑप्शन सी नभराज, या फिर ऑप्शन डी दिव्यांशु। बताइए इसका कौन सा पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? इसका सही आंसर क्या है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।